नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो 60 साल से भी ज्यादा से लोगों को परेशान कर रही है। एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसे डायटलॉफ पास घटना के नाम से जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस घटना की एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नाटकीय तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उन सवालों का एक जाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला है। तो आज हमारा मिशन है इस स्रोत के जरिए उन नौजवान हाइकर्स की कहानी को समझना, ये जानने की कोशिश करना कि 1959 में सोवियत संघ के बर्फीले यूराल पहाड़ों में उनके साथ आखिर हुआ क्या था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक असली त्रासदी है। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 में सोवियत संघ में। 9 तजुर्बेकार हाइकर्स का एक ग्रुप एक मुश्किल अभियान के लिए निकलता है। और जब मैं तजुर्बेकार कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये कोई शौकिया लोग नहीं थे। ये यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र और ग्रेजुएट थे। सभी बेहतरीन स्कीयर, पर्वतारोही जो कड़ाके की ठंड का सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। उनका लीडर था इगोर डाइटलॉव। हाँ, और उनकी मंजिल थी माउंट ऑटोटोन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और दूर दराज का इलाका माना जाता है। बर्फीला, खतरनाक। बिल्कुल। उनकी डायरी और तस्वीरों से पता चलता है कि वे सब बहुत खुश थे, जोश में थे, लेकिन वो अपने इस सफर से कभी वापस नहीं लौटे। और यहीं पर मेरे हिसाब से मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है। अगर ये लोग नौसिखिए होते तो शायद हम इसे एक दुखद हादसा मानकर भूल जाते। सही बात है। कह सकते थे कि भाई मौसम का गलत अंदाजा लगा लिया होगा या कोई और गलती कर दी होगी, लेकिन ये विशेषज्ञ थे। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। उनका अनुभव और उनकी तैयारी ही इस पहेली को और गहरा बना देती है। बिल्कुल। जब हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं आई तो एक बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को बचाव दल को आखिरकार उनका कैंप मिल गया, लेकिन वहां जो मंजर था उसने सबके होश उड़ा दिए। उनका टेंट अभी भी खड़ा था, बर्फ में आधा धंसा हुआ, मगर वो बाहर से नहीं, अंदर से किसी धारदार चीज से फाड़ा गया था। अंदर से? हाँ, अंदर से। और टेंट के अंदर उनका सारा सामान, गर्म कपड़े, जूते, खाना, सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा था। जब मैंने इस बारे में पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि टेंट अंदर से क्यों फटा था। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। बाहर निकलने के लिए जिप होती है, उसे खोलने में कितना वक्त लगता। देखिए, एक जांचकर्ता के नजरिए से देखें तो ये पहला और सबसे बड़ा सुराख है। टेंट का अंदर से कटना एक ही बात की तरफ इशारा करता है। किस तरफ? कीमत थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि टेंट से दूर जंगल की तरफ सिर्फ पैरों के निशान थे। और ये निशान ये नंगे पैरों के या सिर्फ जुराबें पहने पैरों के थे। क्या? -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में? हाँ, -30 डिग्री में। कोई भी अनुभवी हाइकर ऐसी गलती कैसे कर सकता है? ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। यहाँ पर विज्ञान का एक पहलू सामने आता है जिसे पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा ठंड से मरने वाला होता है, यानी हाइपोथर्मिया के आखिरी स्टेज में, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। ओहो। लेकिन इस मामले में ये थ्योरी भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग आमतौर पर तब होती है जब इंसान अकेला और चेतना खो रहा हो। यहाँ 9 के 9 लोग एक साथ टेंट से भागे थे और उनके निशान दिखाते हैं कि वे कम से कम कुछ दूर तक साथ एक मकसद से चल रहे थे। ये किसी दिमागी भ्रम से ज्यादा एक सामूहिक पलायन लगता है। उन निशानों का पीछा करते हुए बचाव दल जंगल की सीमा तक पहुंचा और वहां उन्हें जो मिला वो और भी भयावह था। एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे एक बुझी हुई आग के निशान थे और वहीं पर 2 लोगों की लाशें मिली। उन्होंने सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। सिर्फ अंडरवियर? हाँ, उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्होंने जलती हुई आग में हाथ डालने की कोशिश की हो। शायद ठंड से बचने की आखिरी नाकाम कोशिश में। शायद। और उनके चेहरों पर खौफ जमा हुआ था। आग जलाने की कोशिश ये बताती है कि शुरुआती दहशत के बाद उनमें कुछ देर के लिए सोचने समझने की शक्ति वापस आई थी। वे समझ गए थे कि उन्हें ठंड से बचना है। हाँ, पर वो कामयाब क्यों नहीं हुए? यही तो सवाल है। उनके पास लकड़ियां थीं, फिर भी आग बुझ गई। और उनके बाकी साथी कहाँ थे? कुछ ही दूरी पर टेंट और उस पेड़ के बीच 3 और लाशें मिली, जिनमें ग्रुप लीडर इगोर डाइटलॉव भी शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि वे टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं पर मामला बेहद अजीब हो जाता है। उनकी चोटें? एक की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, 2 की पसलियां टूटी हुई थीं
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके शरीर पर बाहर से चोट का कोई निशान नहीं था। एक मिनट, बाहर से कोई निशान नहीं, कोई खरोच तक नहीं? कोई खरोच नहीं, कोई घाव नहीं। ये कैसे हो सकता है कि अंदर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, लेकिन बाहर त्वचा पर एक निशान तक ना हो? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बहुत बड़ी ताकत ने अंदर से कुचल दिया हो। इस तरह की अंदरूनी चोटें बिना बाहरी निशान के किसी आम हादसे में नहीं होती। ऐसी चोटों के लिए बहुत जबरदस्त दबाव या बल की जरूरत होती है, जैसे किसी तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट हो या किसी बड़े धमाके की शॉक वेव या बहुत ऊंचाई से गिरना। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, वहां इनमें से किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं था। कोई मलबा नहीं, कोई गड्ढा नहीं। वो कौन सी ताकत थी जो हड्डियों को तो तोड़ सकती थी लेकिन त्वचा को छू भी नहीं पाई? ये इस केस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। और ये दिल दहलाने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाँ। 2 महीने से ज्यादा समय तक बाकी 4 लोग लापता रहे। आखिरकार मई में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो बचाव दल को वो एक खाई में मिले जो उनके कैंप से करीब 75 मीटर दूर थी। और इन लाशों की हालत ने तो जांच करने वाले डॉक्टरों को भी सकते में डाल दिया। एक महिला ल्यूडमिला डुबिनिना की जीभ और आंखें गायब थीं। क्या? जीभ और आंखें? हाँ, एक और सदस्य की आंखें नहीं थीं। कई लाशों की त्वचा का रंग अजीब तरह से नारंगी और भूरा हो गया था। और शायद सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये था कि उनके कुछ कपड़ों पर रेडियोधर्मिता के निशान थे। रेडियो एक्टिविटी पहाड़ों के बीच में? हाँ, रेडियो एक्टिविटी। इन सुरागों की कई परतें हैं। जीभ और आंखों का गायब होना, कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवरों का काम हो सकता है जो नरम हिस्सों को पहले खाते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा कि जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हुआ था। बिल्कुल जैसे किसी सर्जरी में होता है। और त्वचा का रंग बदलना, वो शायद पानी में पड़े रहने और अपघटन की प्रक्रिया की वजह से हो सकता है। लेकिन रेडियोधर्मिता, इसका कोई कुदरती कारण समझ नहीं आता। उस रेडियोधर्मिता का स्तर कितना था? क्या वो खतरनाक था? नहीं, खतरनाक स्तर का नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी न्यूक्लियर प्लांट के पास हो, लेकिन बर्फीले पहाड़ों के बीच में जहां रेडियोधर्मिता का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, यह सामान्य से काफी ज्यादा था। इतना ज्यादा कि ये एक सवाल उठे कि ये आया कहां से। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी रेडियोधर्मी चीज को छुआ था या उसके संपर्क में आए थे, पर वो चीज क्या थी और कहां गई कोई नहीं जानता। इन सब खौफनाक खोजों के बाद सोवियत सरकार का रवैया भी उतना ही रहस्यमयी था। उन्होंने इस मामले की जांच बहुत जल्दी बंद कर दी। हाँ, ये भी बहुत अजीब था। केस की फाइलों को गोपनीय घोषित कर दिया गया और दशकों तक आम लोगों की पहुंच से दूर रखा गया। और मौत की जो आधिकारिक वजह बताई गई, वो शायद इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। एक अज्ञात सम्मोहक बल। बिल्कुल, एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। ये सरकार के अपने शब्द थे। सरकार का ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है, खासकर उस दौर की सोवियत सरकार का जो हर चीज पर नियंत्रण रखती थी। सही बात है। सरकारें अस्पष्टता पसंद नहीं करती, उन्हें जवाब देना पसंद होता है। ये कहना कि मौत की वजह एक अज्ञात सम्मोहक बल थी, ये सीधे सीधे मानना है कि कुछ ऐसा हुआ था जिसे वे न तो समझा सकते थे और ना ही शायद समझाना चाहते थे। ये किसी भी आम वजह जैसे कि बर्फीला तूफान, हिमस्खलन या जंगली जानवर के हमले को आधिकारिक तौर पर खारिज कर देता है। तो जाहिर है इस अजीबोगरीब सरकारी बयान ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। हमारे स्रोत में कुछ मुख्य सिद्धांतों पर बात की गई है। सबसे आम थ्योरी है हिमस्खलन यानी एवलांच। ये शायद सबसे सीधा साधा जवाब लगता है। हाँ, और कुछ सबूत इसकी तरफ इशारा भी करते हैं। एक स्लैब एवलांच होता है जिसमें बर्फ की एक बड़ी परत नीचे खिसकती है। हो सकता है ऐसी ही किसी आहट से डरकर वे टेंट फाड़कर बाहर भागे हों। लेकिन इस थ्योरी में भी कई समस्याएं हैं, है ना? बहुत सारी। एक तो टेंट पूरी तरह से दबा हुआ नहीं था। दूसरे, उनके निशान बताते हैं कि वे शुरुआत में घबराहट में नहीं बल्कि धीरे धीरे और शांति से टेंट से दूर गए थे। और सबसे बड़ी बात, वो अंदरूनी चोटें। बिल्कुल, एवलांच से उन भयानक अंदरूनी चोटों की व्याख्या नहीं होती जो खाई में मिली लाशों पर थीं। ठीक है, तो एवलांच पूरी कहानी नहीं बताता। तो फिर क्या ये किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का मामला हो सकता है? रेडियोधर्मिता और सरकार का पर्दा डालने का रवैया तो इसी तरफ इशारा करता है। ये एक बहुत मजबूत थ्योरी है। हो सकता है कि वे गलती से किसी खुफिया हथियार के परीक्षण क्षेत्र में पहुंच गए हों। शायद कोई ऐसी मिसाइल या बॉम्ब का परीक्षण हुआ हो जिसकी शॉक वेव से उन्हें वैसी अंदरूनी चोटें लगी। ये रेडियोधर्मिता की भी व्याख्या करता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा झोल है।
क्या? अगर वहाँ कोई हथियार टेस्ट हुआ होता तो सरकार उस पूरे इलाके को फौरन सील कर देती। किसी भी बचाव दल को वहाँ जाने की इजाजत ही नहीं मिलती। सही कहा। तो ये भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। और फिर एक तीसरा सिद्धांत है जो थोड़ा हटकर है। यूएफओज? हाँ, यूएफओज। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन उस रात आसपास के कई गांव के लोगों और दूसरे हाइकिंग ग्रुप्स ने आसमान में अजीब नारंगी गोले या रोशनी देखने की बात कही थी। हाइकर्स की टीम के आखिरी फोटो में भी एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। देखिए, उन नारंगी रोशनियों को देखे जाने की खबरें सच हैं। उन्हें दर्ज किया गया था, लेकिन उन रोशनियों को इन 9 लोगों की मौत से जोड़ना एक बहुत बड़ी छलांग है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सिद्धांत बन जाता है जो सब कुछ समझा सकता है, क्योंकि ये कुछ भी ठोस रूप से नहीं समझाता। ये तब काम आता है जब आपके पास कोई और जवाब ना हो। तो आखिर में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। हिमस्खलन चोटों की व्याख्या नहीं करता। सैन्य परीक्षण इस बात की व्याख्या नहीं करता कि वो आधे कपड़ों में क्यों भागे। और यूएफओ थ्योरी के पास कोई सबूत नहीं है। कोई भी एक कहानी इन सभी टुकड़ों को एक साथ नहीं जोड़ पाती। इस घटना की विरासत आज भी जिंदा है। स्थानीय मानसी लोगों की भाषा में उस पहाड़ का नाम हमेशा से मृतकों का पहाड़ रहा है। अच्छा। और जिस दर्रे पर यह हादसा हुआ उसका नाम टीम के लीडर इगोर डाइटलोव के सम्मान में डाइटलोव पास रख दिया गया। एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और अनसुलझे सवालों का प्रतीक है। बिल्कुल। ये घटना हमें उस स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जहां हमारे पास मौजूद सबूत किसी भी पारंपरिक खांचे में फिट नहीं होते। ना तो ये कोई प्राकृतिक आपदा लगती है, ना कोई आपराधिक घटना, और ना ही कोई साधारण हादसा। हर तर्क संगत रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता है। जब किसी सरकार का एकमात्र आधिकारिक स्पष्टीकरण ये हो कि कारण एक अज्ञात सम्मोहक बल था, तो ये हमें हमारी अपनी समझ और ज्ञान की सीमाओं पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि इस बात पर एक गहरा सवाल है कि हम उस चीज का सामना कैसे करते हैं जो हमारी समझ से पूरी तरह परे है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद दुनिया में अभी भी ऐसी ताकतें और घटनाएं हो सकती हैं जिनके लिए हमारे विज्ञान के पास कोई जवाब या शब्द नहीं है। और यही इस कहानी को इतना डरावना और आकर्षक बनाता है। जब सारे जाने पहचाने जवाब खत्म हो जाएं, तो इंसान किस दिशा में देखता है?